आरएनएडब्ल्यू सारी चीजें सेटअप करने के बाद करीब 9 महीने के बाद उनके पहले एजेंट को पाकिस्तान के अंदर घुसाने का प्लान बनाते हैं। एजेंट का जो रियल नेम था वो तो आज के डेट तक नहीं पता चला, लेकिन आरएनएडब्ल्यू के जो ऑफिसर थे वो इनको कश्मीर बेदी बुलाते थे। कश्मीर बेदी की जो हायरिंग थी वो आरएनएडब्ल्यू ने पंजाब से की थी और हायरिंग करने के बाद एक डिटेल्ड बीजीसी करवाया गया। कई महीनों तक स्पेन टेक्निक की ट्रेनिंग करवाई गई। कश्मीर बेदी को इस टास्क के लिए इसलिए चुना गया था क्योंकि कश्मीर बेदी को इस्लामिक ट्रेडिशन और पंजाबी उर्दू लैंग्वेज जो थी वो पहले से ही आती थी, और ये सारी चीजें की इसलिए जा रही थी क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम पे आर्यन काव जो थे वो पड़ोसी देश जो थी वहां की इंफॉर्मेशन ट्रैक करने के लिए इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे एयरक्राफ्ट पे कैमरा लगा के जो पाकिस्तान की साइड वाला एरिया था उससे फोटोग्राफी निकालते थे, और फिर ये जो फोटोग्राफी होती थी वो फोटो इंटरप्रिटेशन डिपार्टमेंट पे जाती थी और उस इमेज की बेसिस पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती थी कि पाकिस्तान वाले एरिया में क्या क्या चीज चल रहा है। लेकिन ये जो पूरी चीजें चल रही थी इसमें दिक्कत ये थी कि जो कैमरा था उसका जो रेंज था वो 70 किलोमीटर तक ही था, और जो फोटोग्राफी भी आती थी वो इतनी क्लियर नहीं आती थी जिससे समझने में बहुत दिक्कत आती थी। तो इस चीज से निपटने के लिए ये डिसाइड होता है कि हमारा कोई एजेंट अगर उस एरिया में जाएगा और टाइम टू टाइम अगर फोटोकॉपी देता रहेगा तो इससे हमें और भी क्लैरिटी आएगी कि पाकिस्तान वाले एरिया में चल क्या रहा है। और इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो कश्मीरी बेदी थे उनको सिलेक्ट किया गया था, और इसके बाद कश्मीर बेदी का नाम बदल के मोहम्मद इब्राहिम कर दिया जाता है, और फिर इनको 2 पाकिस्तान सिटीजन के थ्रू इनको बॉर्डर क्रॉस करवाया जाता है। ये जो पूरा ऑपरेशन था इसको आर्यन काव दिल्ली से चला रहे थे, और जब कश्मीर बेदी पाकिस्तान पहुंच जाते हैं तो प्लान के हिसाब से वहां की सारी इंफॉर्मेशन रेडियो सिग्नल के थ्रू अमृतसर में एक घर था वहां भेजते थे, और वहां से एक आदमी सिक्योर टेलीफोन के लिंक के थ्रू ये इंफॉर्मेशन दिल्ली में एक घर था वहां भेजता था। फिर इसके बाद एक मैसेंजर बाइक पे आता था और उस एरिया की पब्लिक टेलीफोन का यूज करके इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता था और आर्यन काव तक पहुंचाता था, और इसके बेसिस पे सारी प्लानिंग होती थी। तो कई महीनों तक ये चीज चलती है, और एक दिन एक ऐसी फोटो आती है जिससे हर कोई हैरान हो जाता है। उस फोटो को देख के ये पता चलता है पाकिस्तान की एक एयरबेस में कुछ नया अमेरिकन मेड आर्टिस्ट को एक कार्गो प्लेन से ऑनलोड किया जा रहा है। इस प्लेन से गोला बारूद और कुछ आदमी निकल रहे थे। इसमें 6 F-104 फाइटर प्लेन और 7 B-57 बॉम्बर और 300 कैरियर्स था जो ऑनलोड हो रहा था। ये इन्फॉर्मेशन जब ऊपर पहुंचता है तो ये चीज पता चलता है कि यूएसए ने अपना आर्म एनवायरमेंट को तोड़ के पाकिस्तान को सीक्रेटली वेपन सप्लाई कर रहा है, जो कि इसको नहीं करना चाहिए था। और यही वो टाइम था जब इंडिया को समझ आ गया था कि आगे पाकिस्तान कुछ बड़ा स्टेप लेने वाला है, तो इंडिया अपना फोर्स ईस्ट पाकिस्तान यानी कि अभी के बांग्लादेश जो है उससे कर दिया, और इस वेपन सप्लाई को लेके बैक चैनल से यूएसए से डिस्कशन स्टार्ट कर दिया। और इधर ये सारी चीजें चल रही थी, और ये 1970 आते आते आरएनएडब्ल्यू के जो एजेंट्स थे वो लंदन में अपना ठीक ठाक नेटवर्क बना लिए थे। तो इन्हीं इंडियन एजेंट्स में से एक एजेंट ऐसा था जो पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स थे उनको फॉलो करता था और उनकी इंफॉर्मेशन गैदर करता था। पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन होने वाला है उससे पहले पाकिस्तान अपना ईस्ट पाकिस्तान के अंदर कुछ मिलिट्री एक्शन प्लान कर रहा है। ये इंफॉर्मेशन पहुंचते ये एनालाइज किया गया कि इस एक्शन से इंडिया की जो सिक्योरिटी है उसको खतरा है, इसीलिए ईस्ट पाकिस्तान के अंदर इनको और ज्यादा इंटरवीन करना था, यानी कि दखल देना था। और इसी की तैयारी इंडिया बहुत ही तेजी से शुरू कर देता है। आर्यन काव इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान का जो बॉर्डर था और उस बॉर्डर पे जो टेक्निकल चेक पोस्ट बनवाया गया था उसके नंबर बढ़ा देते हैं, और वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान के हर कम्युनिकेशन को ट्रैक करते हैं और हर कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट करते हैं। सिचुएशन ये हो गई थी कि पाकिस्तान के इलेक्शन आने तक आरएनएडब्ल्यू के पास हर डिटेल थी कि इलेक्शन के अंदर किसी की जीतने की चांसेस ज्यादा है, और मिलिट्री एक्शन होगा तो कौन कौन इसमें इन्वॉल्व होगा, हर एक चीज का उनको पता चल गया। आर्यन काव ये सारी चीजें को एनालाइज करके इंदिरा गांधी को भेजते हैं और ये भी सजेस्ट करते हैं कि अगर इंडिया के वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के बीच में जो एरोप्लेन आते जाते हैं अगर अपना एयर स्पेस को ब्लॉक कर देगा तो ये इंडिया को एक बहुत बड़ा एडवांटेज देगा। एक तो रूट तो लंबा होगा ही होगा, दूसरा ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का जो कम्युनिकेशन है वो भी ब्रेक हो जाएगा। लेकिन इंदिरा गांधी कहते हैं कि ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, बिना किसी रीजन के एयर स्पेस को बंद करना। अगर वार जैसी सिचुएशन हो तभी ये किया जा सकता है, अगर बिना किसी रीजन के इंडिया अगर करेगा तो इंटरनेशनल प्रेशर जो होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा, जिससे इंडिया को ज्यादा दिक्कत होगा। जब ये सारी बातें चल रही थी उसी टाइम पे एक ऐसा कोइंसिडेंट होता है जो इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी बन के सामने आता है। एक्चुअली हाशिम कुरैशी नाम का एक आदमी श्रीनगर से पेशवार गया था और वहीं पे उसकी मुलाकात मकबूल भक्त नाम का एक आदमी से होता है
जो कि एक आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है एनएलएफ से, उससे बिलोंग करता था। और ये जो एनएलएफ से मकबूल भक्त था, ये हाशिम कुरैशी को इन्फ्लुएंस कर लेता है। हुआ क्या था कि ये जो एनएलएफ थी, इसके 36 मेंबर पाकिस्तान से कश्मीर पे घुस रहे थे, तब उनको जम्मू एंड कश्मीर के पुलिस पकड़ लेते हैं। अब एनएलएफ को इन 36 मेंबर को इंडिया की जेल से छुड़वाना था, जिसके लिए वो एक प्लान बनाते हैं और इस प्लान का सारा जिम्मा जो था वो हाशिम कुरैशी को दे देते हैं। प्लान यही था कि हाशिम कुरैशी इंडिया में वापस जाएगा और श्रीनगर एयरपोर्ट से एक प्लेन को हाईजैक करेगा और फिर इंडिया गवर्नमेंट से नेगोशिएशन करेगा कि 36 लोग को छुड़वाया जाए। तो आज पर प्लान एनएलएफ जो था वो हाशिम कुरैशी को ट्रेन करके इंडिया भेज देते हैं। अब जैसे ही हाशिम कुरैशी इंडिया में घुसते हैं, इनको भी एजेंसी ने पकड़ लेते हैं और ये खबर आर्यन काव तक पहुंच जाता है। और जब हाशिम कुरैशी का इंटरोगेशन होता है तो उसमें ये जो प्लेन को हाईजैक करके अपना 36 बंदे छुड़ाने का जो प्लान था, ये आरएनएडब्ल्यू को पता चल जाता है। अब आर्यन काव जो थे वो हाशिम कुरैशी को कन्विंस करते हैं और एक डबल एजेंट बना देते हैं और यहाँ से हाशिम कुरैशी जो था वो इंडिया के लिए काम करना स्टार्ट करता है। अब आर्यन काव का जो प्लान था उसमें हाशिम कुरैशी को कहा जाता है कि तुम्हें इंडियन प्लेन को जैसे हाईजैक कर रहे थे उसको वैसे ही हाईजैक करना है आपको। ये प्लेन हाईजैक करके पाकिस्तान के लाहौर में ले जाना है आपको और प्लेन के अंदर आरएनएडब्ल्यू के एजेंट्स होंगे और इस प्लेन को पाकिस्तान के अंदर उतारने के बाद 36 लोगों को जेल से छुड़वाने का डिमांड करना है। और उसके साथ साथ एक चीज और करना है कि जुल्फिकर अली भुट्टो से मिलने की डिमांड भी रखनी है। हाशिम कुरैशी 30 जनवरी 1971 को इंडिया से प्लेन हाईजैक करके लाहौर पे उतार देते हैं और इसके बाद हाशिम कुरैशी को एक डिमांड के हिसाब से 1 फेब 1971 को जुल्फिकर अली भुट्टो इनसे मिलने आते हैं। और जैसे ही मिलते हैं ये सारी फोटो जो थी वो मीडिया पे वायरल हो जाता है। अब इसके बाद इधर इंडिया पे ऑल इंडिया रेडियो के अंदर इस हाईजैकिंग के बारे में अनाउंसमेंट कर दिया जाता है और इसको इंडिया पे एक आतंक की तरह देखा जाता है और इसको एक खतरा बता के इंडिया पाकिस्तान के लिए जो एयर स्पेस था उसको बंद कर दिया जाता है। पाकिस्तान के ऊपर काफी प्रेशर पड़ता है ऑल ओवर वर्ल्ड से, लेकिन उसके बाद भी जुल्फिकर अली भुट्टो इस हाईजैकिंग को लेके कोई भी क्रिटिसाइज नहीं करते पब्लिकली। तो इसी बात पे इंडिया का जो क्लेम था उसको और हवा मिल जाता है। अब इसके थोड़ी देर बाद पाकिस्तान के अंदर जो प्लेन था उससे सारे पैसेंजर को उतारा जाता है और जैसे ही सारे पैसेंजर उतरते हैं प्लेन में आग लगा दी जाती है और जितने भी एरोप्लेन में पैसेंजर थे उनको पाकिस्तान के अमृतसर के रास्ते इंडिया पहुंचाया जाता है। क्योंकि हाशिम कुरैशी मिले थे आरएनएडब्ल्यू से, तो जो 36 आतंकवादी थे उनको नहीं छोड़ना पड़ता है और एयरस्पेस जो था पाकिस्तान के लिए वो भी बंद कर दिया जाता है। ये स्टेप आर्यन काव का एक मास्टर स्ट्रोक की तरह माना जाता है।